Namaskar and welcome back to the channel. So after a long time we are back to read this book which is called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो आज हम जिस चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिट्यूटरी एंड एड्रिनल डिसऑर्डर्स, एंड ये पर्टिकुलरली ऑथर किया है मिस्टर FTG प्रूनटी जी ने. सो लेट्स बिगिन. तो जो सबसे पहला थॉट है ऑथर का वो ये है जो उन्होंने कन्वे किया है कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थॉट होगा यदि हम सोचें कि सारे बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो है बायोकेमिकल चेंजेस जो है एनकाउंटर होते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी एंड एड्रीनल ग्लैंड्स में, वो एक ही जगह कवर किए जा सके या एक ही बार में रिसर्च उनकी पूरी हो सके. ये थॉट ही बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा बिकॉज जो नॉलेज है वो धीरे धीरे ही गेन की जा सकती है, धीरे धीरे ही कन्वे की जा सकती है और धीरे धीरे ही डिस्कवर की जा सकती है, ऑथर का कहना है. इसीलिए इस चैप्टर में उन्होंने कुछ एक्सटेंट्स तक सेलेक्टेड टॉपिक्स ही कवर किए हैं या सेलेक्टेड टॉपिक्स ही कंसिडर किए हैं. और पहली तो उन्होंने ये सिलेक्शन डिपेंड कर लिया है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स अंडर कंसिडरेशन पे. तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन के लिए एक टेबल इस चैप्टर में दे दी है या बना ली है, जिस हिसाब से उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें होने वाले बायोकेमिकल चेंजेस को कंसिडर करने के लिए जो डिसऑर्डर्स रखे हैं उसमें उन्होंने मेंशन किया है, ताकि एक लिमिटेड नॉलेज जो ज़रूरी है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो दें, बिकॉज़ नॉलेज तो वास्ट है, वो पूरी एक ही जगह नहीं आ सकती है. तो टेबल 1 एक टेबल उन्होंने दी है जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट लीजन्स दिए हैं जो उस वक्त और आज भी कंसर्न करते हैं जनरली ह्यूमंस को. तो पहले ग्रुप में ऑथर ने कवर किए हैं सिंड्रोम्स ऑफ डेफिशिएंसी. अब ये सिंड्रोम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्यों हो सकते हैं? ऑथर का कहना है कि पिट्यूटरी से कोई लीजन ओरिजिनेट कर रहा हो और साथ में हो सकता है हाइपोथैलेमस कोई सेकेंडरी इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा हो जो कि फंक्शंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा हो. तो इस कारण सिंड्रोम्स ऑफ डेफिशिएंसी जो है बॉडी में देखने को मिल सकते हैं. दूसरा उन्होंने एक चीज़ और कही है कि कॉन्ट्रास्ट में हो सकता है प्राइमरी लीजन्स ऑफ द जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हो जो बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो एडिसन्स डिजीज में और प्रमोट कर रहे हो सेकेंडरी चेंजेस इन द पिट्यूटरी बिहेवियर, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम्स ऑफ डेफिशिएंसी हो सकते हैं. इनमें क्या क्या ऑथर ने कवर किया है? इसमें ऑथर ने कवर किया है सबसे पहले एंटीरियर हाइपोपिट्यूटेरिज्म, जिसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पोस्टपार्टम, क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रोमोफोब एंड एसिडोफिल एडिनोमास, ग्रैन्युलोमा, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, पर ये ऑथर ने यहाँ पे कंसिडर किए हैं. दूसरा ऑथर ने इसी ग्रुप में कंसिडर किया है हाइपोथैलेमिक लीजन्स जो कि ट्यूमर्स एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से हो सकते हैं. तीसरी चीज़ ऑथर ने इसी ग्रुप में कंसिडर की है एडिसन्स डिजीज़ जो कि ट्यूबरक्यूलस एंड एट्रोफिक एड्रिनल्स की वजह से हो सकते हैं. जो ऑथर ने सेकंड ग्रुप बनाया है उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स जो कि एसोसिएटेड हैं abnormally increased function of the adrenal cortex से. ये जो है एसोसिएट किए जा सकते हैं विद सिंपल हाइपर एक्टिविटी ऑफ द adrenal cortex या फिर हाइपरप्लेजिया हो सकता है accompanied by changes in the function of pituitary basophils. जो सेल्स हैं वो हो सकता है एक ट्यूमर बनाए जिसको एडिनोमेटा कहते हैं, या हो सकता है ये ट्यूमर ना भी बनाए एड्रिनल ग्लैंड में. तो इसमें जो चीज़ें ऑथर ने इंक्लूड की हैं वो बेसिकली हैं कुशिंग सिंड्रोम जो कि एड्रिनल हाइपर एक्टिविटी, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है. लो पोटेशियम सिंड्रोम जो कि एड्रिनल हाइपर एक्टिविटी, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है. एक्रोमेगैली जो कि एसिडोफिल एडिनोमा की वजह से हो सकता है. तो जो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जो कुछ पेशेंट्स है कुशिंग सिंड्रोम के, उनमें हो सकता है बेनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो अराइजिंग इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स. लो पोटेशियम सिंड्रोम में
भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया इस चैप्टर में, कम मेंशन किया है। ये कंसर्न हो सकती है वो द स्टेट ऑफ हाइपर एड्रिनल कॉर्टिकलिज्म से भी, तो ये ध्यान में रखना है। और एक्रोमेगैली क्योंकि स्वयं में इतना वास्ट टॉपिक है, तो इसीलिए उसको कम इस चैप्टर में कवर किया गया है। जो थर्ड ग्रुप ऑथर ने कवर किया है, उसमें ऑथर ने विरलाइजेशन कवर की है या विरलिज्म कवर किया है। विरलिज्म बेसिकली बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जाता था और देखा जाता है, और जुवेनाइल्स में देखा जाता है। और बच्चों में यूजुअली एक कंडीशन होती है जिसको एड्रिनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग रिगार्ड की जाती है रिसर्चर्स द्वारा। एंड ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो डेवलप करते हैं विरलिज्म फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर्स। अब ये विरलिज्म जिसकी हमने बात की है, इसका जो है मतलब क्या है, तो विरलिज्म बेसिकली सिग्निफाई करता है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स। विरलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक फीमेल डेवलप करती है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, और व्हेन अ न्यूबॉर्न हैज साइंस ऑफ मेल हार्मोन एक्सपोजर एट बर्थ, तो उसको विरलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे विरलाइजेशन कवर किया गया है जो एड्रीनल एडिनोमा की वजह से एंड कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया स्पेशली प्री प्यूबर्टी में जो कंसिडर किया जाता है उस वजह से हो सकता है। फोर्थ ग्रुप में ऑथर ने फेमिनाइजेशन कवर किया है जो कि एड्रीनल ट्यूमर की वजह से हो सकता है। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट ऑथर ने दिया है कि एड्रीनल जो है एक साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईस्ट्रोजन है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है हमारे लिए। बट ये कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला क्योंकि ओकेजनली फेमिनाइजेशन होता है मेल्स में विद एड्रीनल ट्यूमर्स, एंड जो जिनमें ये होता है एड्रिनल ट्यूमर्स में फेमिनाइजेशन मेल्स में, उनमें ये देखा गया कि ईस्ट्रोजन एड्रिनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ में उन्होंने कवर किया कि कोई एंडोक्राइन चेंजेस नहीं हो रहे, नो एंडोक्राइन चेंजेस, जो कि एड्रिनल ट्यूमर इन मेल्स में देखा गया। तो ऑथर का कहना है कि ओकेजनली ऐसे ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इनकाउंटर किए जाते हैं मेल्स में, जो कि फ्रीक्वेंटली इनिशियली डायग्नोज होते हैं एज किडनी ट्यूमर्स, क्योंकि वो कोई एंड्रोलॉजिकल चेंजेस जो है एंड्रोनोलॉजिकल चेंजेस नहीं कॉज कर रहे हैं। और पॉसिबल है कि दे मे बी प्रोड्यूसिंग एक्सेस एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स विदाउट बीइंग सस्पेक्टेड, एंड इट इज़ वर्थ फर्दर इन्वेस्टिगेशन सच इफ सच ट्यूमर्स आर मेट। अगर ऐसे ट्यूमर्स मिले हैं जिसमें कोई एंड्रोक्राइन डिसफंक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन वो एड्रिनल ट्यूमर्स हैं और इनिशियली आज किडनी ट्यूमर्स डायग्नोज हुए थे, तो फिर उस पर और रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे ऑथर का कहना है। तो ये कंप्लीट 5 ग्रुप्स हैं जो ऑथर ने इस चैप्टर के लिए डिवाइड किए हैं, जिनमें अलग अलग सिंड्रोम्स या डिजीज़ कवर किए हैं ऑथर ने, या कंडीशंस कवर किए हैं, जिसके बेसिस पे हम इस चैप्टर का आगे डिस्कशन करेंगे। सो that was it for this video. So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.